गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल RS मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से हर पल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं TGT का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। साथ ही आज है फादर्स डे, तो फादर्स डे की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये है हमारा पहला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है। यानी जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसे हम सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं एक बार कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर है अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो है बी, ठीक है, केरल। अलेप्पी बंदरगाह केरल तट पर स्थित है। वहीं पर अगर हम बात करें तो केरल के अंतर्गत एक और प्रश्न पूछा जाता है, वो है शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो ये भी केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और इसमें पूछा गया कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी कितनी होगी। 111.32 किलोमीटर, 112.57 किलोमीटर, 110.94 किलोमीटर, 111.78 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखेंगे अगर 1 डिग्री देशांतर की दूरी पूछ रहा है तो होगी 111.32 किलोमीटर। अगर मान लीजिए वहीं पर पूछ ली जाए 1 डिग्री अक्षांश की दूरी बताइए तो कितनी होगी, तो केवल 111 किलोमीटर होगी। यानी कि जो पॉइंट के बाद की संख्या है वो उसमें नहीं आती है, वो किस में आएगी, वो देशांतर में आएगी, और 3 2 होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो थर्ड प्रश्न है उसमें है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर राज्य दिए गए हैं और उनके अंतर्गत स्थान दिया गया है। सबसे पहला है राजस्थान अंता, उड़ीसा गौरीपुर, गुजरात सिक्का, बिहार बरौनी। तो राजस्थान अंता ये आपका बिल्कुल सही है। उड़ीसा गौरीपुर, गुजरात सिक्का भी सही है, बिहार बरौनी भी सही है। लेकिन जो उड़ीसा गौरीपुर है ये सही नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पर है गौरीपुर, तो ये असम के धुबरी में है। गौरीपुर असम के धुबरी में स्थित है। तो ये आपका यहाँ पर जो प्रश्न का आंसर है वो सही हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करें हम राजस्थान की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, उसमें हरित क्रांति से अभिप्राय है। तो हरित क्रांति से सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि ये कब प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी 66-67 में। अगर हम इसके जनक की बात करें तो भारत में इसके जनक हैं स्वामीनाथन। और वहीं पर आप पूछ रहे हैं कि इसमें हरी खाद का प्रयोग, या फिर अधिक फसल उगाना, या फिर उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, या फिर हरित वनस्पति। तो इसका जो काम था वो उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम ही था। यानी कि किस प्रकार से जो उत्पादन है उसे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। यहाँ पर कथन है। दूसरा है कारण कि औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। जब आप देखेंगे कि किसी भी उद्योग को विकसित करने के लिए, उसके विकास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो कच्चा माल और परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पर एक उद्योग स्थापित करते हैं। तो जब ये सुविधाएं उपलब्ध हैं तो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। अर्थात यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं और यहाँ पर RA की सही व्याख्या करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा A नंबर। अगर न्यू इंग्लैंड प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि ये कहाँ का औद्योगिक प्रदेश है, तो ये है USA का औद्योगिक प्रदेश।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट है डोकलाम पठार। डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर है, यानी कि जो डोकलाम पठार है वो कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति की बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर उसने ऑप्शन दिए हैं कि भारत, म्यांमार, चीन, या फिर भारत, चीन, पाकिस्तान, या फिर बांग्लादेश, म्यांमार एवं भारत, या फिर भारत, चीन एवं भूटान। तो यह डोकलाम पठार स्थित है भारत, चीन एवं भूटान, इसके अंतर्गत ये 3 देश आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला इसने दिया है जलोढ़ पंख तथा घाटी तल पर, या फिर डेल्टा और लोयस पर, या फिर टिल मैदान और हिम दरारों पर, या फिर निमज्जित तट तथा विलियन घाटी पर। तो ये आपका हो जाएगा जलोढ़ निक्षेप, यानी कि जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर ही प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि ग्राविन उत्पन्न होता है। ग्राविन यानी कि घाटी है, ये किससे उत्पन्न होती है? तो ये होता है आपका भ्रंशन से उत्पन्न होता है। और भ्रंशन की स्थिति क्या होती है, यानी कि दरार पड़ना, चट्टानों में दरार पड़ने से, जो ये मान लीजिए कि ये आपकी चट्टान है, ठीक है। अब यहाँ से ये दरारें पड़ गई दोनों तरफ, और जो ये बीच का जो मध्य का भाग है ये नीचे धंस जाए अगर, तो ये क्या बन जाती है, यही घाटी बन जाती है। और इस घाटी को हम कहते हैं भ्रंशन से बनी हुई घाटी, यानी कि भ्रंश घाटी, और उसी के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट हम चलें तो नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आते ही हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये सिद्धांत दिया किसने था, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के जनक कौन है। तो ये है वेगनर महोदय। अब वेगनर महोदय हैं तो इन्होंने क्या क्या कथन बताए हैं, उनसे ही ये प्रश्न लिया है कि महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन, दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, या फिर पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन, और चौथा है सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण। तो यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि जो ये सारे के सारे हमारे जो पॉइंट हैं उनमें से कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पर ये चारों पॉइंट ही सही हैं। और किस प्रकार से पूछा है इसने, तो इसका मतलब है कहने का, जैसे कि आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और वहीं पर अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका और यूरोप को अगर देखेंगे तो इन दोनों को अगर सटाया जाए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को, तो पता चलता है कि ये दोनों भाग पहले अलग हुए थे। नेक्स्ट है आपका कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा है? अब यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है, तो ये कथन किसका है ये पूछ रहा है, और ये कथन है ब्लास महोदय का, यानी कि बाइडल डीला ब्लास महोदय का कथन है। इन्होंने प्रकृति को एक सलाहकार माना है, यानी कि ये हैं आपके संभववादी। जो हमारे 3 वाद हैं, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, उसकी यहाँ पे बात की गई है, और उसमें से संभववाद की बात की गई है, जबकि निश्चयवाद में प्रकृति को सर्वोपरि माना जाता है, और संभववाद में कहा है कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। इन्होंने उसे एक सलाहकार, एक एडवाइज़र के रूप में माना है। तो इसमें ब्लास महोदय हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका संसाधन भूगोल से लिया गया है, और इसमें जो जिमरमैन ने संसाधनों का वर्गीकरण किया था उसमें से ये प्रश्न पूछा है। और सभी संसाधनों की जो जननी है वो आवश्यकता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे पहला सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ है, या फिर अप्रयुक्त, संभाव्य, गुप्त है,
या फिर शाश्वत, संवर्धनीय, असंवर्धनीय, या फिर अप्रयोजनीय, संभाव्य, दुर्लभ। या उपलब्धता के आधार पर उसने एक आधार बताया है और उससे प्रश्न पूछा है। तो अगर आप देखेंगे तो सर्वसुलभ यानी कि जो सभी जगह उपलब्ध हो, सामान्य सुलभ सभी को उपलब्ध हो सके, और दुर्लभ यानी कि बहुत मुश्किल से जो प्राप्त हो सकते हैं संसाधन, उनके बारे में बात की है। और ये आपकी उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए या चयन कीजिए। जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल पर ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। जैसा कि आप ये हमारे जो दैनिक जीवन में आप देख भी सकते हैं ये स्थिति कि जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है और कोहरा ऊपर उठता है। विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। कह रहा है कि दोनों कथन सही है क्या? एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, या फिर ना पहला सही है ना दूसरा सही है। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्थिति दोनों ही होती है, और यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट पूछा है कि क्रॉल बस्ती से संबंधित है, यानी कि जो क्रॉल बस्ती है वो किससे संबंधित है। यहाँ पर प्रजातियों की बात की गई है, और इसमें प्रजाति कौन सी है जो कि क्रॉल बस्ती का निर्माण करती है, वो है आपकी मसाई जनजाति। नेक्स्ट है विश्व में धान उत्पादन के देशों के समूह में अवरोही क्रम में सही है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन कर रहा है उससे हमें सेट करना है, जो कम उत्पादन कर रहे हैं उसकी तरफ जाना है। तो यहाँ पर आपका भारत, चीन, ब्राज़ील, बांग्लादेश, या फिर चीन, भारत, जापान, इंडोनेशिया, या फिर चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, या फिर चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? चीन, और चीन के बाद भारत, भारत के बाद इंडोनेशिया, और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर आता है। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है, ये आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? जैव विविधता की संपन्नता की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका ट्रॉपिकल रीजन आता है, यानी कि उष्ण प्रदेश में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, और इसको हम जैव विविधता में संपन्नता को दर्शाता है। नेक्स्ट है यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? अब देखिए प्रजातियों से दो प्रश्न, यानी कि सेकंड प्रश्न ये प्रजातियों से ही पूछा गया है। यूर्ट निम्न में से किस प्रजाति का घर है? अब यहाँ पे घर पूछ दिया गया। मान लीजिए इसमें दे रखा है एस्किमो। अब एस्किमो का पूछ सकता है क्या है, तो एस्किमो का घर होता है इग्लू। अब वहीं पर यहाँ पर दूसरा दे रखा है पिग्मी, तो पिग्मी कांगो बेसिन के निवासी होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है बुशमैन, बुशमैन कहाँ के निवासी होते हैं, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो ये कालाहारी मरुस्थल के होते हैं। नेक्स्ट है खिरगीज, खिरगीज कहाँ के निवासी, तो ये मध्य एशिया के होते हैं। अब जो यहाँ पर प्रश्न है वो यूर्त है, यूर्त घर पूछ रहा है, तो ये खिरगीज का ही होता है यूर्त। नेक्स्ट है कि हिटलसी ने बृहत स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा है? तो ये आपका 13 जो क्षेत्र हैं उनमें विभक्त किया है हिटलसी महोदय ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना या स्रोत कहा जाता है? संपन्नता का झरना और या फिर स्रोत वो कहा जाता है आपका खनिज तेल क्षेत्र को। नेक्स्ट पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश, यहाँ देख रहे हैं आप औद्योगिक प्रदेश से दूसरा प्रश्न है ये हमारा, और ये पूछा भी एक ही जो हमारा देश है उसी के औद्योगिक प्रदेश पूछे गए हैं। पहला न्यू इंग्लैंड पूछा गया, वो यूएसए का था। अब यहाँ पर दूसरा पिट्सबर्ग पूछ दिया गया, और ये भी यूएसए का ही है, लेकिन वहाँ उसको दूसरा रूप दिया गया और यहाँ पर दूसरा रूप। नेक्स्ट आगे बढ़े हैं तो नेक्स्ट है हमारा अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है, और अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है। यहाँ पर दोनों कथन पूछ रहा है, कथन है कारण है। अगर हम कथन को पढ़ते हैं भारत का मैनचेस्टर है तो बिल्कुल सही है। दूसरा है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है, तो ये भी कथन हमारा सही है। यहाँ पर हमारे दोनों सही हैं, और साथ ही आज एक ही सही व्याख्या भी करता है, तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा
ए। अगर पूछ लेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है तो क्या बताएंगे आप, तो बताएंगे कानपुर। नेक्स्ट है एकांकी ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती हैं। एकांकी ग्रामीण बस्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? महाराष्ट्र का लाभा पठार, या फिर बघेलखंड प्रदेश, या फिर रायलसीमा प्रदेश, या फिर सह्याद्री के उच्च भागों पर। तो ये पाई जाती हैं सह्याद्री के उच्च भागों पर। अगर हम सह्याद्री की बात करते हैं तो कभी कभी पूछा जाता है कि सह्याद्री किसे कहते हैं, तो सह्याद्री कहा जाता है पश्चिमी घाट को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बुशमैन हॉटेनटॉट प्रजाति संबंधित है। अब यहाँ पर बुशमैन हॉटेनटॉट प्रजाति की बात की गई है। अगर वैसे बुशमैन पूछता है तो कहाँ पर पाया जाता है, तो हम बताते हैं कालाहारी मरुस्थल में। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये आपका है दक्षिण अफ्रीका में। अब दक्षिण अफ्रीका में कौन सी प्रजाति पाई जाती है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर पाई जाती है निग्रोइड। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, वो है मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है। अब यहाँ पर मृत सागर द्वारा निर्मित झील यानी कि भ्रंश घाटी। नेक्स्ट है कि संभववाद का जनक किसे कहा गया है। अब संभववाद के जनक की हम बात करें तो लुशियन फैब्रे को कहा गया है। अब देखिए आप यहाँ पर एक संभववाद का भी दूसरा ही प्रश्न है। उधर ब्लास महोदय के बारे में पूछा गया था और वो भी संभववाद से ही लिया गया, और ये दूसरा प्रश्न भी संभववाद से ही आया है। यानी कि अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है। अब आर्थिक क्रियाकलापों के विकास को आप अगर ध्यान से पढ़ लें तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। व्यक्ति को जो मूल आवश्यकता है व्यक्ति की वो क्या होती है, तो वो सबसे पहली आवश्यकता उसकी होती है भोजन। अब यहाँ पर भोजन संग्रह, यानी कि हमें पहला इसका जो पॉइंट है वो मिल गया, पहला वर्ड हमारा मिल गया कि भोजन संग्रह। अब आप भोजन संग्रह यहाँ देख रहे हैं 2 में है, ठीक है। अब भोजन तो हो गया, फिर उसके बाद सीधा औद्योगिकरण तो नहीं करने लग जाएगा, उसके बाद वो कृषि की तरफ देखेगा। जब कृषि का विकास होगा और उसके बाद ही वो क्या करेगा, औद्योगिकरण की तरफ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अवर वंडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी। अब ये पुस्तक है और ये लिखी थी एडू टोइट ने। वहीं पर अगर वेगनर, तो वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, जिसके बारे में हम थोड़े देर पहले ही बात कर चुके हैं। गारो राजमहल विदर का निर्माण द्वारा हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था अधभ्रंश या फिर से डाउन फॉल्टिंग कहा जाता है। अब वहीं पर नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो है आपका, ये पूछ रहा है कि किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी, नहर के दोनों किनारों पर होता है। अब आप देख रहे हैं कि मान लीजिए ये सड़क है, ये अब ये किस प्रकार का होगा। अगर यहाँ पर बने हुए हैं ये घर, ये इस तरह से बने होंगे, इस तरह से बने होंगे, और इधर भी इस तरह से बने होंगे, इस तरह से बने होंगे, है ना। तो ये कह रहा है कि किस प्रकार के होंगे। स्वाभाविक है कि कैसे होंगे, रेखाकार होंगे, है ना, एक रेखा के रूप में होंगे। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका के मोरदार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पर बलित पर्वत की बात कर रहा है, जैसा कि हमने अपना जो अभी टॉपिक पिछला वाला पर्वत के बारे में ही उसमें बताया था, तो वहाँ पर भी मोरदार पर्वत की बात की थी हमने, बलित पर्वतों की बात की थी। अब ये कह रहा है दक्षिण अमेरिका का। रॉकी पर्वत की बात करेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका का है, ठीक है। एंडीज की बात करेंगे दक्षिण अमेरिका का है। आल्पस की बात करेंगे यूरोप का है। एप्लेशियन की बात करेंगे यूएसए का है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर एंडीज पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट हम चले हैं, तो नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, पूछ रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक रबड़ का प्रमुख उत्पादक नहीं है। यानी कि अगर वो रबड़ का नहीं है तो किसी और का होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो नाम है वो ब्राज़ील का आया। अब ब्राज़ील का नाम आते ही आपको पता चलेगा ये किस में है। सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है, यहाँ कहवा का। अब जब कहवा का होता है तो रबड़ के उत्पादन में यही नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है, नहीं है, नहीं वाले प्रश्न अक्सर गलत हो जाते हैं। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डार्विन का अवतरण सिद्धांत प्रवाल भित्तियों का ही है। डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत, अगर आपको पता है कि डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत किससे संबंधित है, नदी अपर्दन से संबंधित है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये जब नदी अपर्दन का है तो ये प्रवाल भित्तियों का नहीं हो सकता। दिल्ली का हिमानी नियंत्रण प्रवाल भित्तियों से है। मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत ये भी प्रवाल भित्तियों का है।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तापीय संकुचन सिद्धांत की। अब तापीय संकुचन सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि अक्सर पूछा जाता रहा है। तापीय संकुचन सिद्धांत किसने दिया था? जेफरी ने। अगर आपको याद नहीं रह पाता है तो आप इधर देख रहे हैं ताप और इधर देख रहे हैं फ्रीज, यानी कि इसको आप विलोम शब्द कर लीजिए, ताप है इधर फ्रीज है, और इस तरह से आपको याद रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया? अब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण की बात हो रही है, तो ये 1884 में किया गया। हेक्टोपास्कल मापने की एक इकाई है। अब हेक्टोपास्कल मापने की इकाई क्या है? तो ये है वायु दाब। नेक्स्ट आ रहा है कि मानसून की व्युत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि मानसून की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये अरबी, स्पेनिश, हिंदी, आंग्ल। तो ये अरबी भाषा का शब्द है। मानसून की उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी भाषा से हुई है। नेक्स्ट पहुंच गए हम यहाँ पर, पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण। ये नहीं पूछ रहा है, नहीं। पृथ्वी का धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, भूकक्षा का अंडाकार होना, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, आम भाषा हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है श्वेत कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। अब एक कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। श्वेत क्रांति, अगर हम श्वेत क्रांति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नील क्रांति की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम कर रहे हैं पीली क्रांति की बात। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, नील क्रांति मत्स्य पालन से। नेक्स्ट है पीली क्रांति, जो कि हमारी सरसों वगैरह से संबंधित है, और तिलहन से संबंधित कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पर कह रहा है कि संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संबंधित है ये सारी। अब पूछ रहा है कि पीत वामन किसे कहा जाता है? तो पीत वामन आप देखा होगा आपने कि मंगल ग्रह नहीं, शनि को नहीं, अरुण को नहीं, तो फिर रह गया कौन सा? हमारा सूर्य। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य। निम्नलिखित में से बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास कहाँ उत्पादक होती ज़्यादा? तो वो है गुजरात। नेक्स्ट है मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम। यहाँ पर ये प्रश्न ही शायद थोड़ा गलत है, तो यहाँ पर ये आयोग ने इसको फॉल्स की श्रेणी में डाल दिया, तो इसे हम नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट है कि संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का विकास करना। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा ये भी सही है, हमारा ये भी सही है, और हमारा ये भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है कि जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता का संरक्षण पशु और पौधे दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। अब हमारा जो प्रश्न है वो है कि नीचे लिखे कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो आपको पता होगा कि जीवाश्म की बात कर रहा है, और जीवाश्म किस में पाए जाते हैं ये सबसे पहले पता होना चाहिए। तो ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। स्वाभाविक है कि अवसादी चट्टान होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? तो ये आग्नेय चट्टान है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हिमालय में हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? करेवा क्या है? तो ये जो केसर के बागान हैं उन्हें कहा जाता है, और वो कहाँ पर है? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी ये पाई जाती है आपके महाराष्ट्र में, यानी कि एक तरह से दलदली मिट्टी हो जाती है। नेक्स्ट है रूस के ग्रामीण अधिवास को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है सोवखोज। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध की बात करें तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, ये महानदी पर है। वहीं पर अगर हम बात करें इसकी, तो ये कभी पूछ ले आपसे कि किस पंचवर्षीय योजना में इसकी बात की गई थी हीराकुंड बांध की? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कि इसकी बात की गई थी, क्योंकि वह कृषि प्रधान थी, यानी कि कृषि पर अत्यधिक महत्व दिया गया था, हमारी जो पहली योजना थी। नेक्स्ट है आपका भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया? तो ये थे वेरोज महोदय। वेरोज महोदय ने मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में भूगोल को वर्णित किया है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक, यानी कि यहाँ पर ये कल्याणकारी जो बात है उसकी बात की गई है वेलफेयर की, और ये हैं आपके DM स्मिथ। नेक्स्ट है प्रश्न, इसमें क्या करना है? आपको मिलान करना है। यहाँ पर GB एरी स्थैतिक तरंग सिद्धांत, W वेबेल संतुलन सिद्धांत, आर्यहरिस प्रगामी तरंग, न्यूटन लहर सिद्धांत।
अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले ए का क्या हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 4, यानी कि एरी का क्या है, नहर सिद्धांत। अगर हम डब्ल्यू वेवल की बात करते हैं तो इनका है प्रगामी तरंग सिद्धांत। अगर हम आर ए हैरिस की बात करते हैं तो इनका है स्थैतिक तरंग सिद्धांत। अगर न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन का है संतुलन सिद्धांत। यानी कि 4 3 1 2 आंसर हो गया हमारा ए नंबर। अब हमारा दूसरा प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है प्रवाल को, यानी कि जो कोरल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सामान्यतया इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है। परतदार चट्टानों की बात की है। अब परतदार जो चट्टानें हैं उन्हें हम अवसादी चट्टानें भी कहते हैं। अब यहाँ पर बड़ा सोच समझ के आंसर देना था कि अवसादी चट्टान है। जैसा कि आपको पता होगा सियाल सीमा निफे, सियाल है जो वो हमारा क्या है, जो हमारे ऊपर जो परत है उसे क्या कहा है, सियाल, और जो उसके नीचे है वो है सीमा। यहाँ पर है आपका सियाल, है ना, और यहाँ पर है आपका सीमा, और यहाँ पर है आपका नीफे, नीफे। तो ये इस प्रकार से है सियाल, सीमा, नीफे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है परतदार। अब यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे हम, ये अंदर की तरफ जो है परतें उनकी बात हम कर रहे हैं। तो सियाल यानी कि सिल्का और एल्युमिनियम। अब यहाँ पर सिल्का आपको दिखाई दे रही है तो ये सिल्का की ही बात कर रहा था। अब कर्क रेखा निम्न में से बाद में से किसी एक राज्य से नहीं गुजरती। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लिए कि मित्र पर गमछा झाड़, मित्र यानी कि मिजोरम, पर पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, गमछा गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, और छा से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। अब यहाँ पे आपका क्या नहीं आ रहा है इसमें, तो देखो त्रिपुरा आ गया, मिजोरम आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, मणिपुर नहीं है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका कि थॉर्नवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब यहाँ पर थॉर्नवेट की बात की गई है, कोपेन का क्वेश्चन नहीं आया यहाँ, और हो सकता है अब की बार कोपेन का आए। तो ये है BBR। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर पूछा है यहाँ पर, और दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुदी। अगर पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी। तो इस प्रकार से ही प्रश्न अक्सर बनते हैं, कहीं अलग से प्रश्न नहीं आते। लेकिन क्या होता है कि कन्फ्यूजन होने की वजह से हमारे कई प्रश्न गलत हो जाते हैं और हम जो कंपटीशन है उससे बाहर हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है कि 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः में अंकित किया गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः में अंकित किया गया। अब उच्चतम और न्यूनतम दोनों पूछ रहा है, तो देखिए बिहार में उच्चतम और अरुणाचल प्रदेश में निम्नतम। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि की बात कर रही थी आपकी नागालैंड में। कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। जब भी नहीं आए प्रश्न में तो आप उसे पहले मार्क करें कि नहीं है पूछ रहा है। अब इसमें यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा यह एक काल्पनिक बल है, यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है। अब कह रहा है यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, यह वायु गति के समानुपातिक है। नहीं है की बात कर रहा है, कौन सा इसमें नहीं है, कोरियालिस बल के विषय में सही नहीं है ये कह रहा है। तो यहाँ पर आपका इसमें सी हो जाएगा कि यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। ये कथन सत्य नहीं है क्योंकि यह घर्षण बल से संबंधित नहीं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर वनों के प्रकार और मुख्य क्षेत्र दे रखे हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कांगो बेसिन, ये बिल्कुल सही है। कोड़धारी वन उत्तरी कनाडा, ये भी सही है। भूमध्य सागरीय वन कैलिफोर्निया, ये भी सही है। और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मंगोलिया, यही आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि मंगोलिया में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन नहीं पाए जाते।
नेक्स्ट, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका कर्नाटक में। लेनिनग्राड पत्तन स्थित है। लेनिनग्राड पत्तन कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका रूस में स्थित है। तो यहाँ पर आपने देखे कि ये आपके 63 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाला टीजीटी, पीजीटी और एलटी के एग्ज़ाम में आपको हमारे चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और अगर आपको कमेंट के माध्यम से कुछ भी आपको पूछना है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।